जय हिंद और नमस्कार मेरे परिवार साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरे परिवार साथियों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर। मेरे परिवार साथियों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके मार्च माह से लेके अगस्त माह तक की करंट अफेयर, यानी 6 महीने की करंट अफेयर हम कवर करेंगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। मेरे परिवार साथियों, हम इसको जो आपके करंट अफेयर इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मार्च माह से लेके अगस्त माह तक की करंट अफेयर है जो आपके कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे परिवार साथियों, अब हम बात करें अपन करंट अफेयर के बारे में, तो मेरे परिवार साथियों, हम इसको 4 भागों में हमने बांटा है। पहला जो आपका पार्ट आएगा वह आएगा राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान। सेकंड पार्ट आएगा आपका राजस्थान से संबंधित प्रमुख रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं व चर्चित स्थल। और थर्ड पार्ट आएगा जो आपका है राजस्थान से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, खेल खिलाड़ी। और फोर्थ आएगा जो आपका विविध या मिससेलेनियस आएगा, वह पार्ट आएगा। यानी 4 पार्ट में हर मंथ की आपकी 4-4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो पार्ट आएगा आपका, वो शुरुआत होगी अपनी अप्रैल माह से लेके अपन अगस्त माह तक अपन कवर करेंगे। मार्च माह ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वह वीडियो थोड़ा ढंग से नहीं बन पाया, उसको हम वापस से कवर करेंगे। लेकिन मेरे परिवार साथियों, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्रैल माह की आपकी करंट अफेयर है। मेरे परिवार साथियों, आपके अप्रैल माह की करंट अफेयर से हम स्टार्ट करके अगस्त तक हम कवर करेंगे, पूरी थ्योरी के साथ हम कवर करेंगे। तो मेरे परिवार साथियों, चैनल पर बहुत सारे मेरे नए साथी मेरे से इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। आपने पिछले जो वीडियो करंट अफेयर का आया था उस पर बहुत प्यार और बहुत स्नेह जताया, मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे परिवार साथियों, मेरे पे विश्वास रखिए। RS प्रीलिम्स 2024 जो आपका एग्जाम है 2 फरवरी 2025 को, और आपको EORO का एग्जाम है, वो जो मेरे साथीगण राजस्थान के सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सही और कोई सटीक कंटेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे और क्लास में साथ साथ उसको लर्न करते चलेंगे। मेरे परिवार साथियों, यानी 20 डेज में आपको राजस्थान का 6 महीने करंट अफेयर विथ थ्योरी के साथ में बिल्कुल आपको कवर करवा दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। आज से जो क्लास है आपकी बिल्कुल कंटिन्यू होने वाली है। अब बिल्कुल क्लास है जो आपकी मिस नहीं होगी। करंट अफेयर आज से थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन कल से जो टाइमिंग है आपका 8 बजे सुबह AM 8 AM यानी 8 बजे सुबह ही आपको करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। और जो सेकंड पार्ट आता है आपका, हम स्टार्ट करेंगे एक MCQ बेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम अब संपूर्ण व्याख्या से उस MCQ हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी का MCQ बेस में लेके आ रहा हूँ, उसकी क्लास जो आपके 12 बजे आपको उसका वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो मेरे परिवार साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे साथीगण RS प्रीलिम्स 2025 जो 2 फरवरी को होने वाला है, EORO का एग्जाम है जो आपका मार्च माह में यानी 23 मार्च को आपको आयोजित होने वाला है, इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और आपका थर्ड है कि मैं कुछ ही दिनों में आपके लिए नगर पालिका एक्ट की सेपरेट क्लास भी आपके लिए शाम को 4 बजे आपको उसका वीडियो भी आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो मेरे परिवार साथियों, हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, करंट अफेयर की। जो आपका अपना करंट अफेयर है वह अपना है अप्रैल माह की अपनी करंट अफेयर अपन डिस्कस करेंगे। इसमें अप्रैल माह की जो आपकी करंट अफेयर है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अप्रैल माह की राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान इसमें हम डिस्कस करेंगे। और अगला वीडियो आएगा जो आपका आएगा मई माह की राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान। इसी प्रकार जून की, फिर जुलाई की, फिर अगस्त की, फिर लास्ट वापस से हम मार्च माह की जो आपकी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज से। मेरे प्यारे साथियों, आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रैल माह की आपकी राजस्थान की जो करंट अफेयर है वह डिस्कस करेंगे। जो कि लोकसभा आम चुनाव है इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी जो राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, मिशन व नीतियां हैं, उसको हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, तो आपकी प्रमुख योजनाएं, मिशन एवं नीतियां हम इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का अपना पहला टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, मिशन व नीतियां कौन कौन सी रही थी जो अप्रैल माह में जो आपकी जो कंडक्ट हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, इस अप्रैल माह में सिर्फ एक ही योजना राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई। वह कौन सी योजना है मेरे प्यारे साथियों? वह है आपकी स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना, यानी स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना राजस्थान सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना, जो इसका पूर्व नाम था, यानी इसका प्राचीन नाम क्या था, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना का नाम अब परिवर्तित करके, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना कर दिया गया है। यानी कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना है वह आपके मार्च 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना थी, इसका नाम ही परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना इसका नाम कर दिया गया है।
अब मेरे प्यारे युवा साथियों, अब बात करें मैं इसका उद्देश्य, इसका गोल क्या है, इस स्कीम, इस योजना का गोल क्या है। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, राजस्थान के मूल निवासी छात्र हैं, उनको देश विदेश की उच्च प्रतिष्ठित संस्थाओं में उच्चतर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य है। यानी कि जो राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान के मूल निवासी छात्र हैं, उनको देश या विदेश की उच्च प्रतिष्ठित संस्था है उनमें अध्ययन करने के लिए इस स्कीम यानी इस योजना के द्वारा क्या छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मेरे प्यारे युवा साथियों, अब बात करें अपन इसके संचालन के बारे में। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, इसका संचालन है उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अब बात करें अपन इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी पात्रता इसके लिए क्या रहने वाली है। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी है, जो आपकी पात्रता है, उसका लिए क्राइटेरिया है कि वह क्या होने चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। मेरे प्यारे युवा साथियों, अब बात करें अपन एज के बारे में। तो एज आपकी है, आयु है आपकी 35 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी अपन पात्रता के बारे में बात करें, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी आयु है जो 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब बात करें अपन इसके लिए लाभार्थी कौन कौन रहने वाले हैं। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, इसकी अपन बात करें लाभार्थियों के बारे में। इस योजना के लाभार्थी हेतु आय की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई है। आय यानी इनकम की जो आपके हैं 3 श्रेणियों में इसको इनकम को आपको डिवाइड किया गया है। मेरे प्यारे युवा साथियों, जो श्रेणियां हैं या जो आपकी कैटेगरी है, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वह कैटेगरी कौन कौन सी है, आपकी जो श्रेणी कौन कौन सी है, वह E1 कैटेगरी है, E2 कैटेगरी है और क्या है, E3 कैटेगरी है। अब बात करें मेरे प्यारे युवा साथियों, E1 कैटेगरी में कौन कौन से मेरे साथी हैं जो इसमें कंसिडर होते हैं। विद्यार्थी एवं उसके परिवार की सभी स्रोतों से सकल आय क्या हो, अगर 8 लाख रुपए से कम हो, 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से अगर कम हो, तो वह किस श्रेणी में काउंट किया जाएगा। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, तो E1 श्रेणी में उन्हें काउंट किया जाएगा। अब बात करें अपन E2 श्रेणी में कौन कौन आते हैं। तो विद्यार्थी उसके परिवार के सभी स्रोतों से संकल आय 8 लाख रुपए से क्या हो, 25 लाख रुपए के बीच में हो प्रति वर्ष, तो वह E2 श्रेणी में कंसिडर किया जाएगा। E1 श्रेणी की हमने बात करी तो क्या था, 8 लाख रुपए से कम आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए। बात करें E2 कैटेगरी वाले, जिनकी आय 8 लाख से लेकर 25 लाख तक प्रति वर्ष होनी चाहिए। अब बात करें अपन E3 कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। तो विद्यार्थी एवं उसके परिवार के सभी स्रोतों से संकल आय क्या होनी चाहिए, 25 लाख रुपए से अधिक हो, तो वे क्या आते हैं, E3 कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट वन। अब बताया गया है हमें आय की उक्त 3 श्रेणियों के आधार पर निम्नानुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाती है। यानी छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाने के लिए भी इन 3 श्रेणियों के अनुसार आपका है छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाती है। अब मेरे प्यारे साथियों, हम बात करें अपन वह कैटेगरी के बारे में कि आपकी वो कौन सी कैटेगरी है, उसमें क्या क्या बताया गया है। मेरे प्यारे व साथियों, अपन बात करें E1 कैटेगरी यानी E1 श्रेणी के बारे में, तो उसमें आपको जो ट्यूशन फीस है प्रति वर्ष कितनी रुपए दी जाती है, 50 लाख रुपए आपको जो ट्यूशन फीस है वह आपको दी जाती है। मेरे प्यारे व साथियों, हम बात करें ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोर्स अवधि के दौरान दे लिविंग एक्सपेंसेस, यानी जो ट्यूशन फीस दी जाती है उसके अतिरिक्त जो आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे व साथियों, E1 श्रेणी वाले जो साथी हैं उन्हें कितने रुपए दिए जाते हैं, उसके बारे में हम अगर बात करें। विदेश में अध्ययन हेतु पोर्टल पर आवेदन तिथि के पश्चात अध्ययन शुरू करने वाले विद्यार्थी कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष में लिविंग एक्सपेंस हेतु उन्हें 75,000 रुपये दिए जाते हैं। कोर्स अवधि का जो प्रथम वर्ष होता है यानी फर्स्ट ईयर होता है, उसमें आपको 75,000 आपको प्रति माह आपको लिविंग एक्सपेंसेस के रूप में आपको दिए जाते हैं। कितना रुपए दिया जाता है, तो 75,000 आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिए जाते हैं। नाउ बात करें अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। विदेश में एक बारंगी खर्चों हेतु 3 लाख रुपए अग्रिम भुगतान किया जाता है। विदेश में एक बार में जो खर्चा होता है उसके लिए आपको 3 लाख रुपए प्रथम वर्ष है उसके लिए अग्रिम रूप से आपको भुगतान किया जाता है। कितना लिविंग एक्सपेंसेस आपको E1 श्रेणी वाले हैं उन्हें कितने रुपए दिया जाता है, 75,000 दिया जाता है। अब बात करें अपन विदेश में एक बार के लिए खर्चे के लिए आपको 3 लाख रुपए अग्रिम रूप से आपको भुगतान किया जाता है। वो सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में ही आपको भुगतान किया जाता है। अब बात करें अपन कोर्स अवधि के अन्य वर्षों में लिविंग एक्सपेंस हेतु 1 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। कोर्स अवधि के जो अन्य वर्ष है यानी प्रथम वर्ष में तो आपको 75,000 मिलेंगे। अब जो आपके जो बाकी के नए ईयर हैं उनमें आपको लिविंग एक्सपेंस हेतु कितने रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। नाउ अब हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करें देश में अध्ययन हेतु, यानी अगर अपन इंडिया में ही वो बात हो रही थी आपकी विदेश में अध्ययन हेतु वह प्रोसेस
अपनाई जाती है, यानी 75,000 और 1 लाख रुपये आपको पे किया जाता है। अब बात करें अगर आपका एडमिशन अगर किसी देश के इंस्टीट्यूट में हो तो आपको कितना रुपया पे किया जाएगा। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, देश में अध्ययन हेतु आपको 25,000 रुपये प्रति माह आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिया जाएगा। वो 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष आपको दिए जाएंगे फॉर द आपके जो एक बार में होने वाले खर्चे के लिए, ठीक है। अब बात करें अपन E2 श्रेणी वाले मेरे जो साथी हैं उन्हें क्या दिया जाता है, तो उनका जो आपको ट्यूशन फीस है प्रतिवर्ष सब में कितने रुपए रखी गई है, ट्यूशन फीस तो आपको 50 लाख रुपए ही दी जाती है। कितने रुपए दी जाती है? 50 लाख रुपए। लेकिन अब बात करें अपन लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, E2 श्रेणी वाले जो मेरे साथी हैं उन्हें क्या दिया जाता है, 50,000 रुपये प्रत्येक माह उन्हें दिया जाता है। E1 श्रेणी वाले को 75,000 दिया जाता है, E2 श्रेणी वाली को जो आपका है 50,000 प्रति माह लिविंग एक्सपेंसेस दिया जाता है। ट्यूशन फीस तीनों की श्रेणियों में समान है, 50 लाख रुपए। आपका लिविंग एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट रहता है। बात करें अपन E3 कैटेगरी के बारे में, तो मेरे प्यारे युवा साथियों, ट्यूशन फीस आपको 50 लाख रुपए मिलती है। बात करें अपन आपको लिविंग एक्सपेंसेस का, इसमें कोई भुगतान नहीं किया जाता है। इन E3 श्रेणी वाले जो मेरे साथी हैं उन्हें आपको लिविंग एक्सपेंसेस का कोई खर्चा इस गवर्नमेंट की स्कीम के तहत आपको नहीं दिया जाता। नाउ वी विल डिस्कस शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में इस हेतु योजना के लिए कुल लाभार्थी कितने हैं? 500 है। 2024-25 वर्ष में इस योजना के द्वारा 500 जो स्टूडेंट हैं उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। अब मेरे प्यारे युवा साथी, अब हम बात करें लाभार्थियों की संख्या और दी गई है और शिक्षण संस्थान दिए गए हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, देश में अध्ययन हेतु कितने विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा? 200 विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा, ठीक है। अब बात करें विदेशों में अध्ययन हेतु, तो 300 विद्यार्थियों को इसमें चयन किया जाएगा। तो रैंकिंग में सूचीबद्ध 1 से 50 रैंक तक के शिक्षण संस्थान इसमें शामिल होंगे। रैंकिंग में सूचीबद्ध हुए 1 से 150 रैंक तक के विश्वविद्यालय इसमें शामिल होंगे। यानी देश में अध्ययन के लिए 1 से 50 तक के रैंक को कंसिडर किया जाएगा और विदेश में अध्ययन के लिए 1 से 150 तक के रैंक को इसमें कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात करें आगे, इस योजना में 30% सीटें E1 और E2 कैटेगरी हेतु आरक्षित है। यानी 30% सीटें किसके लिए रिजर्व है? महिलाओं के लिए रिजर्व है। E1 और E2 कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्व है। यानी E3 कैटेगरी के लिए जो महिलाएं की सीटें हैं वो रिजर्व नहीं है। E1 और E2 की जो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 50% सीटें क्या है, 30% सीटें यहाँ पे क्या है, रिजर्व है। क्लियर है? आगे बढ़े हम। अब मेरे प्यारे युवा साथियों, ये स्कीम है, ये योजना आपकी स्वामी विवेकानंद जो आपकी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना थी वह आपकी समाप्त हो चुकी है। मेरे प्यारे युवा साथियों, अब हम डिस्कस करेंगे अप्रैल माह के प्रमुख अभियान राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से अभियान लॉन्च किए गए थे। मेरे प्यारे युवा साथियों, अब हम बात करें अभियान के बारे में, अप्रैल माह के अभियान के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, अपना पहला अभियान है राजस्थान गवर्नमेंट का। वह आपका कौन सा अभियान है? वह अभियान आपका रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान, रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान। अब हम बात करें रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान क्या है, तो राज्य के 75वें स्थापना दिवस 30 मार्च के अवसर पर, यानी जो अभी राजस्थान राज्य की 75वां स्थापना दिवस जो 30 मार्च 2024 को मनाया गया था, उस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अपनी कौन है, अपनी डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री कौन है, वे कौन है, श्रीमती दिया कुमारी जी हैं। उन्होंने डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किया। यानी डिजिटल जो बाल मेला हुआ था उसके अंतर्गत इस रूट्स ऑफ अभियान का शुभारंभ किया गया था। यह अभियान द फ्यूचर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान है जो किसके तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है? द फ्यूचर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित करवाया जा रहा है, जो 6 माह तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, इस नवाचार का उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना, उन पर्यटन स्थलों को विश्व के सामने लाना जिनका प्रचार प्रसार क्या हुआ है, कम हुआ है। जो रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान है इसकी शुरुआत आपके 75वें स्थापना दिवस यानी 30 मार्च 2024 से जो आपकी डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री है श्रीमती दिया कुमारी जी के द्वारा डिजिटल बाल मेले के अभियान, ये डिजिटल बाल मेले का अभियान है रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान में इसका शुभारंभ किया गया था। यह अभियान है जो आपका द फ्यूचर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। यह जो अभियान है आपका 6 माह तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? आपका राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना, उन पर्यटन स्थलों को सामने लाना जिनका प्रचार प्रसार हमेशा क्या हुआ है, कम हुआ है। अब बात करें हम गतिविधियों के बारे में, इस कार्यक्रम में बच्चे राज्य के पर्यटन स्थलों की जानकारी देते हुए वीडियो बनाएंगे और प्रदेश की कला संस्कृति विरासत को दुनिया तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में 10 से 18 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। बच्चे ही आपके क्या बनाने वाले हैं, इसमें वीडियो बनाने वाले हैं और वह वीडियो बना के आपकी जो है
आपके वीडियो भेजेंगे। इसमें जो बच्चों की आयु रखी गई है 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस, अगला अभियान हम डिस्कस करते हैं स्वच्छता का होमवर्क अभियान अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्वच्छता का होमवर्क अभियान राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब हम बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधार हेतु जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने नवाचार करते हुए ये स्कूलों में स्टूडेंट को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता होमवर्क अभियान आपका क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। स्वच्छता होमवर्क अभियान प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा क्या प्रारंभ किया गया है, स्वच्छता होमवर्क अभियान प्रारंभ किया गया है स्कूलों में स्टूडेंट को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए। ठीक है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने स्कूलों में स्टूडेंट्स को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता होमवर्क अभियान है जो क्या किया है, आपका प्रारंभ किया है। अब हम बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत 3R, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 है, उसके तहत एक 3R दिए गए थे जिसको बोला जाता है रीयूज, रीयूज और रिसाइकिल, यानी 3R दिए गए थे। 3R नाम से एक अभियान लॉन्च किया गया जिसका 3R यानी ट्रिपल R का मीनिंग क्या होता है, रीड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, सोर्स सेग्रीगेशन और स्वच्छता को आने वाले पीढ़ी में आदत बनाने और युवा विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। यानी स्वच्छता का होमवर्क अभियान आपका रीड्यूज, रीयूज, ये आने वाली जो अपनी जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनको इस अभियान से जोड़ने के लिए इस अभियान की आपकी शुभारंभ किया गया है। अब मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करें आपके प्रमुख कार्यक्रम, आयोजन और सम्मेलन कौन कौन से हुए थे अभी। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बात करें कला रंग महोत्सव 2024। कला रंग महोत्सव है 2024, वह सांस्कृतिक संस्थान लोकायन बीकानेर, यानी सांस्कृतिक संस्थान लोकायन बीकानेर एवं राजस्थान कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 30 से 31 मार्च 2024 को कला रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। यह बीकानेर स्थित धरणीधर हेरिटेज रंगमंच पर आयोजित हुआ। जो बीकानेर में स्थित है, क्या है स्थित है, धरणीधर हेरिटेज रंगमंच है, उसके ऊपर इसका आयोजन किया गया। धरणीधर हेरिटेज रंगमंच कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है, ये याद रखना है आपको। इसके ऊपर क्या है, कला रंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट वन। इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है मेरे प्यारे साथियों कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रथम कला राग सम्मान, जो कला राग सम्मान है, जैसलमेर की कमायचा लोक संगीत संस्थान हमीरा को प्रदान किया गया। जो प्रथम कला राग सम्मान है, जैसलमेर की एक संस्था है, उसका नाम है कमायचा लोक संगीत संस्थान हमीरा, उसे क्या है, कला राग सम्मान प्रदान किया गया। आपको ये भी याद रखना है, कमायचा लोक संगीत संस्थान हमीरा कहाँ स्थित है, तो हमें याद रखना है कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। कमायचा लोक संगीत संस्थान कौन सी है, हमीरा है, जो कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। इसे प्रथम कला राग सम्मान भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करें अपन, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में राजस्थान उत्सव मेले का आयोजन किया गया। जो बीकानेर हाउस है नई दिल्ली में, उसमें राजस्थान उत्सव मेले का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को, जो राजस्थान की स्थापना कब हुई, 30 मार्च को हुई। इसके अवसर पर बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी, पर्यटन विभाग राजस्थान एवं रूडा के संयुक्त तत्वाधान में 27 मार्च 2024 से 4 अप्रैल 2024 तक राजस्थान उत्सव मेले का आयोजन किया गया। आपको याद रखना है, राजस्थान उत्सव मेला है, उसका आयोजन कहाँ किया गया, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वन। वो क्या कहता है आपका, मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, मेलबर्न में गणगौर फेस्टिवल आयोजित किया गया। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वहां पे क्या है, गणगौर फेस्टिवल है, वो आपका आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहली बार सामूहिक रूप से राजस्थानी प्रवासियों द्वारा गणगौर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यानी फर्स्ट टाइम है जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है उसके अंतर्गत आपका गणगौर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीजें आपको याद रखनी है। यह आयोजन वर्ल्ड क्लास कोलफील्ड रेस कोर्स स्टेडियम मेलबर्न में राजस्थान कुटुंब ऑस्ट्रेलिया कार्यकारिणी द्वारा किया गया। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गणगौर फेस्टिवल अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सामूहिक रूप से आयोजित किया गया राजस्थानी प्रवासियों द्वारा। अब हम बात करें मेवाड़ महोत्सव के बारे में। मेरी प्यारी साथियों, मेवाड़ महोत्सव के बारे में हम बात करें, राजस्थान पर्यटन विभाग व उदयपुर जिला प्रशासन के सहयोग से 11 से 13 अप्रैल के बीच में उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। यानी आपको याद रखना है, उदयपुर में
किसका आयोजन किया गया? मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। और कब किया गया? आपको ये डेट भी याद रखनी, 11 से 13 अप्रैल 2024 को इसका आयोजन किया गया। मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर में कब किया गया? 11 से 13 अप्रैल 2024 को किया गया। अब हम मेरे प्यारे बात साथियों, अब हम बात कर रहे हैं अगला आपका क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024। क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 क्रेडाई राजस्थान यानी को-फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 4 से 7 अप्रैल 2024 तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। यानी आपको याद रखना है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो जयपुर में है वहाँ पे क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। अब हम बात करें अगले कार्यक्रम में के बारे में, तो मेरे प्यारे व साथियों अगला कार्यक्रम है आपका फ्रंट लाइन फ्यूजन कार्यक्रम। ये क्या है? ये क्या कहता है फ्रंट लाइन फ्यूजन कार्यक्रम? तो मेरे प्यारे व साथियों हम बात करें भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन, जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, उसकी बैटल एक्स डिवीजन है और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा समन्वय को मजबूत करने के लिए, संयुक्त अभियानों को आकार देने के लिए जैसलमेर में फ्रंट लाइन फ्यूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यानी जैसलमेर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? फ्रंट लाइन फ्यूजन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया? जैसलमेर में किया गया। किसके द्वारा किया? भारतीय सेना है, बैटल एक्स डिवीजन द्वारा और बीएसएफ द्वारा यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा इसका आयोजन किया गया। आगे हम डिस्कस करें मेरे प्यारे साथियों, आगे हम डिस्कस करें तो मेरे प्यारे साथियों आगे की चीज़ क्या कहती है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेगिस्तानी क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के ऑपरेशन के लिए समन्वय को बेहतर बनाना, ये इसका क्या था? मेन गोल था। अब मेरे प्यारे साथियों अब हम डिस्कस करें आगे राजस्थान राष्ट्र की परिदृश्य से आपका क्या कहता है राजस्थान के संदर्भ में। 41वीं सारस गणना हुई है, आपको याद रखना है। अभी जो राजस्थान में गणना हुई है सारस की, तो वह कौन सी सारस की गणना थी? तो मेरे प्यारे साथियों वह 41वीं सारस हुई की आपकी जो है गणना थी। वन विभाग और गन्हा केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भरतपुर द्वारा 41वीं सारस की गणना की गई थी। आपको याद रखना है घना में सारसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जो घना है उस अभ्यारण्य में आपके सारस की संख्या में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। लेकिन संपूर्ण जिले के संदर्भ में हम बात करें तो इनकी संख्या में क्या आई है? कमी आई है। घना सारस की संख्या में जो घना है, घना अभ्यारण्य है, उसमें सारस की संख्या में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। लेकिन संपूर्ण जिले के संदर्भ में हम अगर बात करें तो इसकी संख्या में क्या आई है? कमी आई है। संपूर्ण भरतपुर क्षेत्र में कुल कितने? 143 सारस यानी 143 सारस अभी 8% में भरतपुर का घना क्या अभ्यारण्य है उसमें मिले हैं। यानी 143 सारस मिले हैं। आपको ये याद रखना है, ये डिजिट आपको याद होनी चाहिए। कौन सी गणना थी? 41वीं सारस गणना थी, उसमें घना अभ्यारण्य में कितने मिले? 143 सारस प्राप्त हुए हैं। हम बात करें अपन 2023 के संदर्भ में बात करें तो पहले कुल सारस कितने थे? 185 सारस थे। लेकिन अब है जो सारस की संख्या क्या रही है? घट के आपके 185 रही है। अब हम बात करें अगले के बारे में, तो मेरे प्यारे साथियों अगला क्या कहता है? ग्राहक संतुष्टि में उदयपुर एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। ग्राहक संतुष्टि में यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में उदयपुर एयरपोर्ट है, जो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, उसे क्या मिला है? सेकंड पोजीशन मिली है। उदयपुर के महाराणा एयरपोर्ट को एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी ग्राहक संतुष्टि में देश के 20 लाख से कम यात्री भार वाले 60 एयरपोर्ट की सूची में देश में दूसरा स्थान मिला है। उदयपुर का जो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है उसे एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी ग्राहक संतुष्टि में देश में दूसरा स्थान मिला है। इस सूची में टॉप 10 में राजस्थान का जो टॉप 10 है उसमें राजस्थान का केवल कौन सा है? उदयपुर एयरपोर्ट ही इसमें शामिल है। यानी टॉप 10 जो अपनी इंडिया की जो पोजीशन थी उसमें राजस्थान कौन सा पोजीशन मिला है? आपका राजस्थान को दूसरा पोजीशन मिला है और टॉप 10 में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ही शामिल हुआ आपका। अब आगे बात करें अपन एक पोषण ट्रैकर रिपोर्ट मेरे परिवार साथियों, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई पोषण ट्रैकर रिपोर्ट, उसमें राज्य में 1.64 लाख बच्चे हैं जो आपके क्या हैं? कुपोषित हैं। पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार अपने राजस्थान राज्य में 1.94 लाख यानी 1.94 लाख बच्चे क्या हैं? कुपोषण के शिकार हैं। बच्चों में कुपोषण के संदर्भ में नवीनतम पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार 1.946 लाख बच्चे क्या हैं? कुपोषित हैं। 1.94 लाख बच्चे क्या हैं? कुपोषण के शिकार हैं। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कुपोषित बच्चे, अब बात करें अपन सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं जो आपके कहाँ हैं? उदयपुर में लिस्टेड है। वहीं सबसे कम कुपोषित बच्चे की बात करें तो वो कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में लिस्टेड है। सबसे अधिक कुपोषित बच्चे आपके उदयपुर जिले में है, सबसे कम कुपोषित बच्चे हैं जो आपके मेरे प्यारे युवा साथियों जैसलमेर जिले में है। अब हम बात करें कोटा में
कोटा जो जिला है उसमें क्या है, अति गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या क्या है, सबसे कम है। कोटा में जो अति गंभीर है, सीरियस जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी संख्या सबसे कम है। ठीक है, नाउ अब अपना बचा है लास्ट वन। लास्ट वन क्या कहता है आपका कि ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने घूमने वालों के लिए जारी की लिस्ट। ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर है, उसने घूमने के लिए जारी की लिस्ट, एक लिस्ट जारी की है ट्रेवल करने के लिए। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्ट ट्रेवल एंड लीजर ने वर्ष 2024 में घूमने के लिए देश के 12 राज्यों के नामों की लिस्ट जारी की है। यानी जो अपनी इंडियन कंट्री है उनकी 12 राज्यों के सबसे बेस्ट ट्रेवल प्लेस की लिस्ट एक जारी की है। इस लिस्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान दिया गया है, 15वां स्थान दिया गया है। यानी देश में घूमने के लिए टॉप 12 राज्यों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें राजस्थान को 15वां स्थान दिया गया है। पोर्टल ने लिखा है कि भारत का रेगिस्तानी राज्य राजस्थान अपनी जीवन संस्कृति और रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है। जो वो भारत का रेगिस्तान राज्य, भारत का जो रेगिस्तानी राज्य किसे कहा जाता है, राजस्थान अपनी जीवन संस्कृति एवं रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है। यानी जो इस पोर्टल, इसकी जो पोर्टल है, इसका जो ट्रेवल एंड लीजर का पोर्टल है उसके ऊपर है जो लिखा गया है, भारत का रेगिस्तानी राज्य राजस्थान अपनी जीवन संस्कृति और रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई साथियों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यानी अपने अप्रैल माह के ये चीजें हमने डिस्कस करी, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान हमने डिस्कस कर ली। तो मेरे प्यारे भाई साथियों, इसी प्रकार के अगले मंथ की आपकी जो है, जो आपकी योजनाएं, यानी अगला जो आपका मई माह है उसका वीडियो भी आपको कल देखने को मिलेगा। राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, इसी प्रकार आपको पूरे जो आपके 6 मंथ की करंट अफेयर राजस्थान की हम कवर करेंगे कंप्लीट थ्योरी के साथ। अब मेरे प्यारे भाई साथियों, आपका एक रह गया था लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अप्रैल माह में आपके जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 में कितने चरणों में हुए थे, ये याद रखना आपको। 2 चरणों में जो आपके लोकसभा चुनाव है राजस्थान में संपन्न हुए थे। ठीक है, फर्स्ट थिंग है आपके जो राजस्थान के लोकसभा आम चुनाव 2024 है, 2 चरणों में संपन्न हुए थे। अब बात करें अपन प्रथम चरण के बारे में, तो 19 अप्रैल को 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में यह आपके लोकसभा चुनाव हुए थे। यानी 19 अप्रैल को पहला चरण हुआ था, 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यह आपका चुनाव कंडक्ट करवाया गया था। यानी आपको याद रखना है, पहला चरण कब हुआ, 19 अप्रैल को। कितनी लोकसभा सीटों के लिए हुआ, 12 लोकसभा सीटों के लिए हुआ मतदान हुआ। इस चरण में कुल मतदान प्रतिशत 58.20% मतदान हुआ। यानी ये भी आपको याद रखना है, आरएस वाले साथी, कहीं मेरे साथी जो ईयूआरओ लिखना चाह रहे हैं उनको ये डिजिट आपको याद होनी चाहिए। कहीं आरपीसी कई बार घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकती है। यानी प्रथम चरण में कुल मतदान कितना हुआ, तो 58.20% मतदान हुआ। अब बात करें मेरे प्यारे साथियों आगे अपन सेकंड फेज के बारे में, यानी द्वितीय चरण के बारे में। तो द्वितीय चरण है आपका जो 26 अप्रैल को हुआ, 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुआ था। पहला 19 अप्रैल को हुआ 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए। जो सेकंड चरण है आपका, द्वितीय चरण है, वह आपका हुआ 26 अप्रैल को 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुआ। इस चरण है जो आपका द्वितीय चरण है, सेकंड फेज है, उसमें 65.52% का मतदान हुआ। यानी जो आपको याद रखना है 65.52% मतदान हुआ। पहले चरण में जो आपके 58.20% ही मतदान हुआ था। ठीक है, अब हम बात करें आगे, इन दोनों चरणों में कुल कितने थे, 266 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव की मतगणना आपको याद रखनी है। यानी जो लोकसभा चुनाव है उसकी मतगणना 4 जून 2024 को हुई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उस समय कौन थे, प्रवीण गुप्ता ने बताया। उस समय आपको याद रखना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, प्रवीण गुप्ता जी थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव आम चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में कुल 5,35,08,010 पंजीकृत मतदाता है। इसमें से 1,40,09,07 सर्विस वोटर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करें आगे, आम लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत मेरे प्यारे साथियों 62.10% मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में 62.10% हुआ था। इसमें ईवीएम के माध्यम से हम बात करें तो 61.53 हुआ था। पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम बात करें 0.57% हुआ था। अब बात करें अपन आगे, राज्य में वर्ष 2019 में लोकसभा आम चुनाव में कुल प्रतिशत कितना हुआ था, 66.34% का मतदान हुआ था। यानी जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें आपका मतदान का प्रतिशत गिरा था। अब हम बात करें आगे, लोकसभा आम चुनाव 2024 में बाड़मेर लोकसभा में सर्वाधिक, यानी बाड़मेर जो लोकसभा है
उसमें सर्वाधिक मतदान हुआ 76.50%। सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ? बाड़मेर हुआ 76.50%। और करौली और जो धौलपुर है उस लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम है, 50.04% आपका मतदान हुआ था। धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में, करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र है उसमें सबसे कम मतदान हुआ 50.04%। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट वन। लोकसभा आम चुनाव 2024 में वर्ष 2019 के मुकाबले 3 लोकसभा क्षेत्रों बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा के मतदान में प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। यानी जो 3 लोकसभा ऐसे क्षेत्र हैं, बाड़मेर है उसमें, कोटा है आपका, और बांसवाड़ा मतदान प्रतिशत में क्या हमेशा इंक्रीमेंट या वृद्धि देखने को आपको मिली है। बात करें आगे, राज्य के 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 60.72% महिला मतदान हुआ है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखना, बस बेसिकली आप रीड आउट कर लें। अब हम आगे बात करें, चूरू, जालोर, झुंझुनू, उदयपुर, सीकर, बांसवाड़ा, पाली तथा राजसमंद, ये 8 ऐसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। यानी 8 ऐसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। इस चुनाव में 100 वर्ष से अधिक उम्र के सर्वाधिक मतदाता झुंझुनू जिले में थे। यानी 100 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं वह कहाँ पे थे? सर्वाधिक झुंझुनू जिले में थे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको रीड आउट कर लेना है। नाउ नेक्स्ट है आपका लोकसभा क्षेत्र अजमेर के नांदसी बूथ पर। जो लोकसभा क्षेत्र आपका अजमेर है उसकी नांदसी बूथ है, उस पर 24 मई को। लोकसभा क्षेत्र आपका जैसलमेर बाड़मेर है, उसके दूधवा खुर्द का जो बूथ नंबर है उस पर 8 मई को पुनर्मतदान हुए थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको रीड आउट करना है। अब हम बात करें आगे, तो मेरे प्यारे भाई साथी, अब हम बात करें मतदाता जागरूकता व मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया नवाचार। यानी मतदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ नवाचार किए गए थे, कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई थी। तो मेरे परिवार साथियों, पहला नवाचार क्या है? होम वोटिंग है। उल्लेखनीय है कि होम वोटिंग की सुविधा ऐसे मतदाताओं को मिलती है जो क्या हो, 85 वर्ष से अधिक हो, और 85 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक हो, 40% से अधिक क्या हो, दिव्यांगत श्रेणी के विशेष योग्यजन हो। यानी 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगत श्रेणी के विशेष योग्यजन है, उन्हें होम वोटिंग के लिए ये स्कीम के लिए लाभान्वित किया गया था। होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर इसके संबंध में जानकारी दी गई। ठीक है, आगे बात करें अपन, आगे हम बात करें, इस सुविधा का चयन करने के लिए पात्र मतदाताओं द्वारा फॉर्म 12D भरकर बीएलओ को दिया जाता है। उसके बाद पात्र मतदाताओं को घर से वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला अभियान है आपका आओ बूथ चले अभियान। आओ बूथ चले अभियान ये भी चलाया गया था। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 में 100% मतदान के लिए जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। आओ बूथ चले अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर मतदान मार्गदर्शिका, मतदाता पर्ची के वितरण और अन्य गतिविधियां आयोजित की गई थी। ये आओ बूथ चले अभियान के तहत की गई थी। अब हम बात करें, एक सेल्फी पॉइंट भी जो आपका लॉन्च किया गया था। सेल्फी पॉइंट, मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट लगाए गए थे। जो मतदान हुए थे उस दिन सेल्फी पॉइंट लगाए गए थे। मतदान करने के बाद सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेकर सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट करने का सर्टिफिकेट दिया गया था। अब बात करें अपन आगे, हनुमानगढ़ की वोट पाती के नाम हुआ विश्व रिकॉर्ड। हनुमानगढ़ की ये क्या है, वोट पाती है, उसके नाम में विश्व रिकॉर्ड है, वह आपका दर्ज हुआ है। वह क्या कहता है, स्वीप गतिविधियों के तहत हनुमानगढ़ जिले में 16 अप्रैल 2024 को एक ही समय पर 81,200 विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वह जारी किया गया था। अब हम आगे बात करें, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सहायता हेतु लॉन्च ऐप सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सहायता के लिए एक क्या है, सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। मतदाताओं की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सी विजिल ऐप, वह जो आपका लॉन्च किया गया है। आदर्श आचार संहिता के पालन में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। यानी जो आपकी आदर्श आचार संहिता है उसके पालना करवाने के लिए, नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए जो आपका निर्वाचन आयोग द्वारा एक क्या है, सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निराकरण यथासंभव 100 मिनट में होगा।
ठीक है, अब आगे हम बात करें, अगला क्या है अपना वोटर टर्नआउट ऐप। वोटर टर्नआउट ऐप, मतदान के दिन मतदान प्रतिशत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी वोटर टर्नआउट ऐप के द्वारा जो मतदान होता है उस दिन मतदान की प्रतिशत की जानकारी अपन वोटर टर्नआउट ऐप के द्वारा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला ऐप है अपना इलेक्शन बडी ऐप। गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कार्मिकों को चुनावी ड्यूटी से संबंधित जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया। गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया इलेक्शन बडी ऐप। और किसको, जो कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से संबंधित जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध करवाई जा सकती है इस ऐप के माध्यम से। अब बात करें अपन सक्षम ऐप के बारे में, तो मेरे परिवार साथियों, दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा, जो दिव्यांग मतदाता थे उन्हें सुविधा मतदाता बनाने के लिए वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने, पोलिंग बूथ की जानकारी देने, मतदान केंद्र पर व्हील चेयर का अनुरोध करने के लिए जो सक्षम ऐप है वह लॉन्च किया गया था। अब बात करें अपन सुविधा कैंडिडेट ऐप। सुविधा कैंडिडेट ऐप उम्मीदवारों को नाम निर्देश पत्र जमा कराने व निर्वाचन से संबंधित अन्य अनुमति प्रदान करने की सुविधा देने हेतु सुविधा कैंडिडेट ऐप है। जो आपके कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन फाइट करने वाले, उनके लिए यह ऐप लॉन्च किया गया था। नो योर कैंडिडेट ऐप, यानी मतदान से पहले अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया था। अब बात करें अपन वोटर हेल्पलाइन ऐप। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने व मतदान केंद्र ढूंढने वह टोल फ्री नंबर 1950 पर सुविधा प्राप्त करने से संबंधित है। अब बात करें अपन अगले ऐप के बारे में, वोट क्यू ट्रैकर ऐप। मतदान दिवस के दौरान 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण, अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर क्षेत्र में घर बैठे मतदान केंद्र पर कतार में मौजूद मतदाताओं की संख्या की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वोट क्यू ट्रैकर ऐप है, यानी अपन जो आपके 5 आपके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र थे जयपुर ग्रामीण, अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर, इनके जो आपके मतदान केंद्र पर कितनी आपकी लंबी लाइन लगी हुई है उसकी जानकारी हम वोट क्यू ट्रैकर ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथी, अब हम बात करें लोकसभा आम चुनाव है जो आपके 2024 का परिणाम आपका क्या रहा था, हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। राज्य के सभी 25 लोकसभा क्षेत्र और बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए, उसके लिए 4 जून को मतगणना की गई थी। यानी 25 लोकसभा क्षेत्र और बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र है और 4 जून को है उसकी मतगणना की गई थी। अब हम बात करें नतीजे क्या रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 14 सीटें मिली थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसे 8 सीटें प्राप्त हुई थी। आरएलपी की हम बात करें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी को 1, सीपीएम को कितनी 1 और बाप पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई थी। अब हम बात करें आगे, नोटा को राज्य में कुल 0.84% का मतदान ही प्राप्त था। नोटा को कितने मिले, 0.84% ही मिले। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान के 6 विधायकों ने हिस्सा लिया था। जो आपके लोकसभा चुनाव है उसमें राजस्थान के जो 6 करंट आपके विधायक थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। उनमें से 5 विधायकों ने क्या है, जीत भी दर्ज की थी। उनमें से जो हरीश जी मीणा है वह टोंक स्वाई मध्यपुर से कांग्रेस पार्टी से आपके जो है लोकसभा एमपी है जो निर्वाचित हुए हैं। ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से, मुरलीलाल मीणा है जो दौसा से, राजकुमार राउत है बांसवाड़ा से, हनुमान बेनीवाल है जो आपके नागौर से जो आपके हैं चुने गए हैं। राज्य के कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल, जो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे, केसी वेणुगोपाल जी अल्लापूजा केरल लोकसभा सीट से, अल्लापूजा जो केरल में एक लोकसभा सीट है उससे चुनाव लड़ा हुआ जीत हासिल की। अब बात करें अपन आगे जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर, यानी जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट है उस पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 1615 मतों के अंतर से हराया। इस चुनाव में सबसे छोटी जीत कौन सी रही है, राव राजेंद्र की रही है। जो आपके अनिल चोपड़ा है जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 1615 वोटों से उन्हें परास्त यानी हार का मुंह देखना पड़ा था। अब मेरे प्यारे साथी, अब हम बात करें अपन आगे के बारे में। कांग्रेस की जो क्या संजना जाटव है भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। राजस्थान से जीत हासिल करने वाली सबसे युवा महिला और सबसे युवा दलित महिला है संजना जाटव है। जो लोकसभा क्षेत्र है भरतपुर, वहां से एमपी चुनी गई है। सबसे युवा महिला और सबसे युवा दलित महिला भी यही संजना जाटव जी हैं। अब बात करें अपन आगे, राजस्थान के लोकसभा आम चुनाव 2024 से पहले 24 में सबसे बड़ी जीत है। अब बात करें अपन सबसे बड़ी जीत की बात करें, राजसमंद क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी कौन थी, महिमा कुमारी जी थी। वह
4 लाख मतों के लगभग मतों से जीत के सबसे बड़ी जीत हासिल की है। अब बात करें अपन राजस्थान अब बात करें अपन राजस्थान से लोकसभा आम चुनाव 2024 में 3 महिलाओं ने जीत हासिल की है। कितनी महिलाओं ने जीत हासिल की है? तो 3 महिलाओं ने जीत हासिल की है। उनमें से कौन सी है? पहली है मंजू शर्मा, जो जयपुर शहर से भाजपा के प्रत्याशी थी, जो भी जीता रही है। तो दूसरी महिला है महिमा सिंह, जो राजसमंद से निर्वाचित हुई है। तीसरी महिला कौन है? संजना जाटव जी हैं, जो भरतपुर से निर्वाचित हुई है। अब आगे हम बात करें, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया रैंकिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है। जो सोशल मीडिया रैंकिंग है उसके अनुसार राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। आयोग द्वारा अप्रैल माह में सोशल मीडिया के प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में राजस्थान और झारखंड को क्या है? संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है। ठीक है। अब हम बात करें, यहाँ पे बागीदोरा में जो उपचुनाव हुए थे उसके बारे में हम अगर हम बात करें, बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव बांसवाड़ा से, तो ये बांसवाड़ा में है। कौन सा है? बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? बांसवाड़ा में है। इससे जो कांग्रेस के विधायक कौन थे? महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे। इनके इस्तीफा देने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी, जिस पर 26 अप्रैल 2024 को चुनाव संपन्न हुए। बागीदोरा विधानसभा सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी, यानी जो बाप है, भारतीय आदिवासी पार्टी जो बाप है, इसके प्रत्याशी कौन थे? जयकिशन पटेल ने। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी सुभाष तबलिया को 51,000 मतों से परास्त किया है। इस विधानसभा चुनाव में 77% 77.7750% का मतदान हुआ। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं, याद नहीं रखना। ठीक है। यानी इस प्रकार अपना जो है आपका आपका है अप्रैल माह का करंट अफेयर अपना समाप्त हो चुका है मेरे प्यारे युवा साथियों। इसी प्रकार यानी कल आपका जो मई माह का करंट अफेयर है, जिसके राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, प्रमुख कार्यक्रम, नीतियां व अभियान भी आपके बीच लेके आ रहा हूँ। फिर आपका मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, इस प्रकार आपका हम तमाम 6 महीने की हम 4-4 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम आपके करंट अफेयर कर रहे हैं, पूरी थ्योरी के साथ कर रहे हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, 20 दिनों के अंतर्गत में आपको पूरे आपके जो है राजस्थान करंट अफेयर की संपूर्ण व्याख्या से, इससे बाहर आपको करंट अफेयर एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वादा है। ये मेरे प्यारे युवा साथियों आपके लिए में है जो राजस्थान ज्योग्राफी है, एमसीक्यू संपूर्ण व्याख्या से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक चैप्टर वाइज हम उसको डिस्कस करेंगे। 13 उसकी वीडियोज आएंगे। उस 13 वीडियोज थोड़े बड़े बड़े होंगे, लेकिन उसके अंतर्गत संपूर्ण आपकी जो है राजस्थान की ज्योग्राफी है, एमसीक्यू माध्यम से हम संपूर्ण व्याख्या सहित हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और अपनी जो है राजस्थान ज्योग्राफी हम कवर कर लेंगे। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री, उसके बाद राजस्थान पॉलिटी, और आपका ईओ और के जो नगर पालिका एक्ट है उसकी क्लास भी आपकी डेली ही होने वाली है। मेरे प्यारे युवा साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, लगातार निरंतर मैं आपके लिए प्रयासरत हूँ। आपका प्यार बना रहे, बस इसी उम्मीद के साथ मैं निरंतर आपके लिए प्रयासरत हूँ, क्योंकि सही और सटीक कंटेंट लाना मेरा ध्येय है, मेरा प्रयास है। जय हिंद, जय भारत साथियों।